हेलो बच्चों, नॉलेज फैक्ट चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आज जो है हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट करेंगे, जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो हम जो है उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास फॉर अ जनरल एटम, पहले हम जो है एक जनरल एटम लेट करेंगे और लेट करेंगे कि उसके सराउंडिंग में जो है कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो ई नेगेटिव, ये जो है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एम होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वी वेलोसिटी के साथ जो है सर्कुलेट कर रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो उसका डिस्टेंस है वो आर है। रेडियस। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस जो है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली उसका चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो ई पॉजिटिव होता है। तो हम जनरल जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये जो हमारे पास Z है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, और ई पॉजिटिव जो है ये एक प्रोटॉन का चार्ज है। तो ये टोटल जो है हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया जेड ई। तो हमारे पास जब भी कोई फोर्स जो है एक सर्कल में सर्कुलेट करती है तो उसमें जो है एट अ टाइम टू फोर्सेस जो हैं एक्ट करती हैं। टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी वाइल मूविंग इन अ सर्कल। कौन कौन सी? एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सेंट्री वर्ड सेंट्रम से निकला है जिसका मतलब मरकज़, और पीटल, पेटल जो है ये दरअसल फूलों की पत्तियां होती हैं हमारे पास, जिससे जो है हशरात अट्रैक्ट होते हैं। तो पेटल मीन अट्रैक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन वो फोर्स जो किसी बॉडी को जो कि सर्कल के राउंड जो है रोटेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम एक रस्सी से जो है कोई पत्थर वगैरह बांध के उसको जो है सर्कल के अंदर घुमाएं तो उस दौरान जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड जो है रोटेट करती है, सर्कुलेट करती है, तो इसमें जो है कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स है? इस दौरान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चूँकि एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब एक चार्ज के अराउंड दूसरा चार्ज जो है मूव करेगा तो उनके दरमियान जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ के मुताबिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वर्क करेगी। और कूलम्ब लॉ ने जो है वो हमें बताता है कि ये फोर्स जो है किसके इक्वल होती है। कूलम्ब लॉ के मुताबिक ये फोर्स जो है चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो के जो है हम कांस्टेंट लगाएंगे तो ये हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी। अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट की है। जेड ई ये जो है हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन है, और ई नेगेटिव जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। आर स्क्वायर जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो हमने जो है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपके पास एक नई टर्म आई है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये जो है हम वैक्यूम परमिटिविटी को बोलते हैं। इसका क्या मतलब? वैक्यूम परमिटिविटी मतलब दो चार्ज के दरमियान जो मीडियम होता है उसकी वजह से जो उन चार्ज के दरमियान फोर्सेस में कमी आती है उसको जो है ख़त्म करने के लिए हम ई नॉट की वैल्यू जो है पुट करते हैं। ये दरअसल उस कमी की वैल्यू होती है जो कि मीडियम की वजह से दो चार्ज के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ये एक कांस्टेंट है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और ये एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.82 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर होती है। तो हम बढ़ते हैं इस तरह से। हमारे पास नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका क्या मीन है? सेंट्री जो है सेंट्रम से निकला है, मीन सेंटर। फ्यूगल मीन फ्यूगास, दूर करना, छुटकारा पाना किसी चीज़ से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स विच अट्रैक्ट द बॉडी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस।
किसी भी बॉडी को जो कि हमारे पास जो है न्यूक्लियस या किसी भी सेंटर के अराउंड जो है सर्कुलेट कर रही है, उसे दूर ले जाती है, फोर्स हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। तो यहाँ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है mv²/r है। तो ये जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने आपको डायग्राम की मदद से जो है समझाने की कोशिश की। आपके गिर्द जो है सर्कल है, सर्कल में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पर जो है एट अ टाइम दो फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही है। एक जो है हमारे पास इसको दूर ले जाने में हेल्प कर रही है, दूसरी जो है टुवर्ड न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो जब एक बॉडी जो है सर्कल में सर्कुलेट करती है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और एक दूसरे को जो है नलीफाई कर देती हैं। हाँ, When a body revolve in a circle then centripetal force सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो इक्वल होती है। तो दोनों की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हुई हैं। ये जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और उनके डिस्टेंस के, उनका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो हमने जो है डिराइव क्या करना है, निकालना क्या है, रेडियस। तो इस साइड पे आर स्क्वायर है, इस साइड पे सिर्फ आर है, तो एक आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी एक आर बचा। ये हमने रेडियस निकालना है, इसको जो है इधर हम ले जाएंगे और एम वी स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है इसको इधर ले आएंगे। तो यूँ हमारे पास जो है ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब जो है ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दे रही है। वो क्या, लेट सपोज, जस्ट सपोज कि ये हमारे पास सारी टर्म जो है कांस्टेंट है। वी को जो है साइड पे रखें, इनको जब हम एक नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर कर दें जस्ट फ्यू मिनट्स, तो हमारे पास रेडियस जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस विल मूव फास्टली। इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के करीब होगा उतना तेज़ी के साथ जो है मूव करेगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में होगा तो वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जो है सर्कुलेट करेगा, दूसरे ऑर्बिट के अंदर होगा तो वो उससे कम मतलब वेलोसिटी के साथ सर्कुलेट करेगा, तीसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फर्दर जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह हमारा मकसद जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेलोसिटी फैक्टर यूजिंग फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल के फोर्थ पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ हम वेलोसिटी का फैक्टर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है डायरेक्ट फाइंड आउट करना वो कदरे थोड़ा मुश्किल होगी। इस वजह से हम चाहते हैं कि इसकी जगह जो है हम कोई आसान फैक्टर जो है ले आएँ, जिसकी वैल्यू जो हम आसानी से हमें मिल जाए और आसानी से हम सब्स्टिट्यूट कर लें। तो देखते हैं हम आगे। ये हमारे पास बोहर के फोर्थ पोस्टुलेट के मुताबिक, जिसके मुताबिक जो है हर ऑर्बिट का जो है एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, मैस और रेडियस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब हम अपनी पहले वाली इक्वेशन को देखते हैं तो हमें जो है वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, इस वजह से जो है हम इसकी बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास जो है वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। तो इसको हम अपनी अबव जो कि इक्वेशन 1 है उसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है हमारे पास इस तरह की इक्वेशन सामने आ रही है। आर इज़ इक्वल टू जेड ई स्क्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, जहाँ वी स्क्र था, वी स्क्र की जगह जो है हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास देखें एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन आ रही है। मैथ का रूल है, जब बड़ी फ्रैक्शन के नीचे छोटी फ्रैक्शन हो आएगी तो उसकी नीचे वाली वैल्यू जो है ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। तो हमने ऐसे ही किया, जेड ई स्क्र, इसके बाद ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके बाद नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और ये आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट दें। ये 4 से 4 कैंसिल, एक पाई से ये स्क्वायर, एम से ये स्क्वायर और इस आर से जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच्चा जो ये इक्वेशन जो है बच रही है 1 इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई एम आर और एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, बट वी हैव टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ आर। हमें जो है आर की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, दोबारा से जो है आर को साइड पे लेके आएंगे। तो ये रहा हमारे पास रेडियस, हम इसको जो है इधर ले जाएंगे और इसको इधर आके डिवाइड कराएंगे। तो हमारे पास जो है आर की ये वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जेड ई स्क्वायर।
तो इसमें से हमारे पास रेडियस जो आता है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। यहाँ से जो है हमने एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना है। अगर हम जो है यहाँ पे सपोज कर लें कि ये सारे फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट हैं और z को जो है साइड पे रखें, तो हमारे पास रेडियस जो है एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ये हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें बताता है कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज, जेड मीन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज, क्या बताता है हमें? हायर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर विल बी द रेडियस। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज जो है हायर होगा, ज़्यादा होगा, वैसे वैसे जो है हमारे एटम का रेडियस जो है कम होता जाएगा। इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो इसके लिए जो है मैंने एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर जो है एक प्रोटॉन है जिसका न्यूक्लियर चार्ज 1, और इसके अराउंड जो है 1 इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है। तो इसका रेडियस को मैंने R1 से डिनोट किया। नेक्स्ट आपके पास हीलियम एटम है, ये इसका जो है ऑर्बिट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका जो है आपके पास Z की वैल्यू, इसका एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज 2 है। तो इसका आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका रेडियस कम होगा, इस वजह से जो है न्यूक्लियस का रेडियस छोटा है। और आपको पता होना चाहिए हीलियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो तमाम पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे छोटा होता है। तो बोहर ने जो है हमारे पास सिर्फ जो है हाइड्रोजन के हवाले से जो है एक्सप्लेनेशन है, हम जो है इस एक्सप्लेनेशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 के इक्वल है। तो इसमें जो है हमारे पास दोबारा से z को हमने 1 के इक्वल पुट किया, तो रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। तो इसमें जो है हम बाकी सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं जो कि कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ऑल दिस टर्म आर कांस्टेंट। हम इनकी वैल्यू जान लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी, ये जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पहले भी हम देख के हैं 8.82 क्रॉस 10 रेज टू पावर -12 कोलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ये एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट्स आपने वैल्यू जो है याद रखनी है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 क्रॉस 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। इसी तरह पाई आपके पास जो है कांस्टेंट 3.142, mass of electron 9.1095 क्रॉस 10 रेज टू पावर -31 kg। इसी तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1.6022 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19 कोलम। जब हम ये सारी वैल्यूज़ जो है ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास जो है जो आंसर आता है ये है 0.529 क्रॉस 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो ये जो है हमारे पास ए नॉट, जिसको जो हम बोहर्स कांस्टेंट बोलते हैं, उसके इक्वल होता है। तो हम जो है ये इतनी छोटी वैल्यू है तो इसको जो है एक हमारे पास जो है एंगस्ट्रम से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम जो है 0.529 10 रेज टू पावर -10 की जगह जो है हम एंगस्ट्रम जो है पुट कर देते हैं, और हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो हमारे पास अब जो फाइनल रिलेशन आ रहा है रेडियस इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम क्रॉस n स्क्वायर। तो देखते स्टूडेंट्स, अब जो है इस रिलेशन से हम किसी भी रेडियस का, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट हमें उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है पता हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, सेकंड ऑर्बिट के लिए जो है इसकी वैल्यू 2 होती है, इसी तरह थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 होती है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम के, सेकंड को जो है एल, और तीसरे को जो है थर्ड को एम से डिनोट करते हैं। This is our final equation by which we can find radius of electron circulating in any orbit of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए ही हम ये सारी जो है फर्दर डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, ये आपने माइंड में रखना है। ये सारी हमारी जो है किसके लिए? सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। ये जो है हमारे पास डेरिवेशन अब कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि इस डेरिवेशन से जो है हमें कौन कौन सी जो है इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिलती हैं। वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट लाइक, इससे जो है हम किसी भी रेडियस का, किसी भी ऑर्बिट का जो है रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्बिट है प्रिंसिपल क्वांटम के हिसाब से, तो इसका रेडियस हम फाइंड आउट करने के लिए जो है एन की जगह 1 पुट करेंगे।
तो हमारे पास जो है ये आंसर आएगा। अगर हमें जो है सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो हमने जो है एन स्क्वायर की जगह 2 फाइंड आउट करेंगे, 2 टू द 4 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2.11 आंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसी तरह तीसरे ऑर्बिट का भी हम निकाल लेंगे और एन स्क्वायर की जगह जो है 3 का स्क्वायर पुट करेंगे और फोर्थ ऑर्बिट के लिए जो है हमारे पास एन स्क्वायर की जगह जो है 4 का स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 8.4 आंगस्ट्रॉम और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए जो है 13.22 आंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपको ज़ुबानी आनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज़। इस तरह हमारे पास दूसरा इसमें जो है इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या होता है। दूसरा हमें जो है इससे ये पता चलता है कि द कंपैरिजन ऑफ रेडियाई शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं हमारे पास जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो मुसलसल जो इनक्रीज़ होता रहता है। वो कैसे? आपके पास पहले जो दो ऑर्बिट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है, इसी तरह दूसरे और तीसरे में डिस्टेंस मज़ीद बढ़ गया, चौथे और पाँचवें में जो उससे मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी तरह ऑर्बिट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस मज़ीद इनक्रीज़ होता जाएगा। तो इसको जो है मैंने डायग्राम की मदद से जो है समझाने की कोशिश की है। ये आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 ऑर्बिट जो है मैंने शो किए हैं। तो आपके पास पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान जो है डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले जो है ग्रेटर रेडियस लो R2, उसमें से R1 माइनस कर दो तो ये आपके पास जो है दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा। आपके पास ये डिस्टेंस, इसी तरह आपके पास R3 माइनस R2 ये डिस्टेंस आ जाएगा, R4 माइनस R3 ये डिस्टेंस आ गया। तो इसको अगर हम नोट करें तो ये जो है सबसे स्मॉलर है। इस तरह जैसे जैसे जो है हम आगे मूव कर रहे हैं ये फर्दर जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 जो है लेस देन है R3 माइनस R2 से, इसी तरह ये इससे लेस देन R5 माइनस R4 और इसी तरह सो ऑन। और हमारे पास अब जो है लास्ट थर्ड जो है कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? द सेकंड ऑर्बिट इज़ 4 टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट जो है फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत 4 गुना, 4 टाइम जो है न्यूक्लियस से दूर होता है। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट जो है इज़ 9 टाइम अवे। हमारे पास जो तीसरा ऑर्बिट है वो 9 टाइम जो है न्यूक्लियस से अवे होता है देन फर्स्ट ऑर्बिट। एंड फोर्थ ऑर्बिट इज़ 16 टाइम अवे, 16 टाइम जो है अवे होता है फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। और इसी तरह हम फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें तो वो 25 टाइम जो है अवे हो जाएगा। क्या मतलब इसका? हमारे पास रेडियस जो है फर्स्ट ऑर्बिट का ये हो गया। जैसे ही हम से दूसरे ऑर्बिट का जो है रेडियस निकालते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एन स्क्वायर की जगह जब 2 जो है पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का 4 टाइम हो गया। इसी तरह जब हम तीसरे ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का जो है 9 टाइम हो गया। फोर्थ ऑर्बिट के लिए जो है ये 16 टाइम हो गया। इस तरह जो है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ तक बच्चों हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आप जो है इसको समझ आई है आपको, कमेंट में जो है अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अगर आपके जो है मन में कोई क्वेश्चन है तो लाजमी जो है कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।